स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर नफ्सियात के प्रैक्टिकल में स्टैट्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था काइंड ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा के डाटा कितनी टाइप्स का होता है। अब हम देखेंगे कि उस डाटा को जो काइंड्स ऑफ डाटा थी उनको कलेक्ट कैसे करना है। तो है आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डाटा। मवाद की जमातबंदी या जदूलबंदी। इब्तदाई मवाद को सानवी मवाद में तब्दील करने के लिए एक खास अंदाज से तरतीब देने का नाम जमातबंदी या जदूलबंदी है। वो कह रहे हैं इब्तदाई मवाद यानी कि प्राइमरी ऑर्डर को सेकेंडरी ऑर्डर में चेंज करने के लिए इस तरीके को क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। जमातबंदी की मदद से हासिल शुदा नताइज को समझने में आसानी होती है। यानी कि जब डाटा को आप जमातबंदी कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन उसकी कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे नताइज को, रिजल्ट को समझने में आसानी हो जाती है कि आपको मकसद क्या है इस बात का। और मरतब शुदा मवाद मुख्तलिफ शुमारियाती असूल या कानून लागू करना आसान हो जाता है। यानी कि जब वो तरतीब दिया हुआ जो डाटा होता है उसको उसके बारे में कोई उसके बारे में कोई कंसेप्ट निकालना आसान हो जाता है। यानी कि किसी उस बात को समझना आसान हो जाता है कि इसका मकसद क्या है। यानी कि अब प्राइमरी ऑर्डर में तो नंबर तरतीब के बगैर होते हैं तो समझ ही नहीं आते, बस उसको ये कहते हैं कि ये सिर्फ नंबर है। लेकिन जब उनको तरतीब दे दी जाती है तो फिर कहते हैं कि ये सेकेंडरी ऑर्डर है, यानी कि ये तरतीब दिए गए नंबर है। यानी कि समझ आ रही होती है कि ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ऐसे नहीं तो इसीलिए फिर इस डाटा को क्लासिफिकेशन की जाती है ताकि उसको समझा जा सके कि क्या मकसद है। जमातबंदी के दौरान अदाद शुमार की इस अंदाज से गिरोहबंदी की जाती है कि किसी एक गिरोह के अरकान दूसरे गिरोह में शामिल ना हों। जमातबंदी करते वक्त भी ऊपर बयान करदा सऊदी तरतीब या नज़ूली तरतीब यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से कोई भी तरतीब इस्तेमाल की जाती है। मवाद की जमातबंदी करते वक्त जिन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है वो दर्ज झैल हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब डाटा की कलेक्शन करनी होती है, क्लासिफिकेशन करनी होती है, तो वो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में से कोई भी रूल ले लेते हैं, उसकी तरतीब ले लेते हैं और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर स्टेजेस हैं कि क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या है, क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करना शुरू होता है। तो नंबर 1 पे है जमातों की तादाद, नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर 2 पे है क्लास लिमिट्स, जमाती हदूद। नंबर 3 पे है जमाती वक्फा, क्लास इंटरवल। नंबर 4 पे है तादाद फ्रीक्वेंसी। यानी कि इन 4 स्टेप्स की मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और इन 4 स्टेप्स को बारी बारी ही फॉलो किया जाता है। नंबर 1 पे जमातों की तादाद कैसे की जाती है, नंबर ऑफ क्लासेस। मवाद की जमातबंदी करते वक्त इसको कितने गिरोहों या जमातों में तकसीम करना है, इस बात का इन्हिसार हासिल करदा अदाद शुमार की तादाद पर है। यानी कि इस स्टेप में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस रखने के लिए हमें हमारे पास डाटा देखना पड़ता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितना डाटा है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ क्लासेस चूज़ की जाती हैं कि हम नंबर्स की कितनी क्लासें बनाएं। अगर अगर हासिल शुदा अदाद शुमार या मवाद की तादाद यानी कि डाटा की तादाद ज़्यादा होगी तो जमातों, ग्रोहों या ग्रुपों की तादाद भी ज़्यादा होगी, और अगर हासिल करदा मालूमात की तादाद कम होगी तो लामहला जमातों की तादाद भी कम रहेगी। ये ज़ाहिर सी बात है कि जब जितना ज़्यादा डाटा होगा फिर उतनी ही ज़्यादा ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्लासेस बनाई जाएंगी, नंबर डिवाइड कर दिया जाएगा, और जितनी इंफॉर्मेशन डाटा कम होगा फिर उतने ही कम क्लासेस बनाई जाएंगी। आमतौर पर जमातों या ग्रोहों की तादाद कम अज़ कम 5 से 8 होती है। यानी कि नॉर्मली आम तौर पर जब आप स्टैट्स के अंदर ऐसे वाले जब क्वेश्चन करते हैं स्टैट्स के, तो उसमें आम तौर पर 5 से 8 क्लासेस होती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 तक हो तो मुनासिब रहती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 10 से 15 तक हो तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब है जमायती हदूद, क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स। जमायती हदूद क्या है? हर जमायत 2 हदूद पर मुश्तमिल होती है। यानी कि हर क्लास की
दो हदूद होती हैं, दो लिमिटेशन होती हैं, जिनमें से एक इस जमात की ज़ेने हद लोअर लिमिट, जिसको एक को लोअर लिमिट कहते हैं, जबकि दूसरी बालाई हद अपर लिमिट कहलाती है। मसलन अगर एक ग्रुप में 11 से 20 तक हों तो इस ग्रुप या जमात की ज़ेने हद 11 होगी और जबकि इस ग्रुप की बालाई हद 20 होगी। यानी कि अब वो क्या, इस नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, जब आपने क्लासेस बना ली तो आपने उस क्लासेस में से, उन क्लासेस में के ग्रुप्स में से आपने देखना है कि दो लिमिट्स आप देखते हैं कि आपके ग्रुप के अंदर सबसे लोअर लिमिट कौन सी है और सबसे हाईएस्ट लिमिट कौन सी है। तो लोएस्ट लिमिट अगर आपके ग्रुप्स में अगर सपोज करें 11 है तो आप 11 लिख देंगे, और हायर है 20 है तो आप 20 लिख देंगे। यानी कि आपने सिर्फ दो नंबर लेने हैं, एक लोअर और एक हाईएस्ट, जो कहलाता है क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद है जमायती वक्फा। जमायती वक्फा क्लास इंटरवल। जमायती वक्फे से मुराद ग्रोहों या जमातों के दरमियान फ़र्क है, यानी कि ग्रोहों ग्रुप्स और क्लास के दरमियान डिफरेंस बताते हैं। वैसे तो जमायती वक्फा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये आसानी से ज़र्ब और तकसीम हो जाए तो मुनासिब रहता है। मसलन 2, 5, 10, 20 वगैरह। अगर ये वक्फा कम या ज़्यादा भी हो तो शुमारियाती असूल के मुताबिक गलत नहीं होगा, ताहम इन्हें हल करते वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यानी कि वो कह रहे हैं जब आप क्लासेस बना लेते हैं, आपकी क्लासेस के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, 2 नंबर्स या 5 या 10 या 20 नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए कि एक क्लास दूसरी क्लास से कितने डिफरेंस पर आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दुरुस्त जमायती वक्फा मालूम करना। यानी कि अब आपने अब क्लास इंटरवल आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे मालूम करें, कितना हम डिफरेंस रखें, तो उसके लिए आपने करना है जमायती वक्फा दो जमातों के दरमियान फ़र्क मालूम करने से निकलता है, ना एक ही जमात की ज़ेने और बालाई हद के फ़र्क से। मसलन अगर हमारी क्लास में 11 से 20 तक का एक ग्रुप है, जबकि दूसरा ग्रुप 21 से 30 तक का हो, तो जमायती वक्फा निकालने के लिए अगर हम एक ग्रुप की ज़ेने हद से दूसरे ग्रुप की ज़ेने हद को मनफी करेंगे, यानी 11 और 21 को माइनस करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं अब दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के अंदर पहले ग्रुप में 11 से 20 तक नंबर हैं और दूसरे ग्रुप में 21 से 30 तक हैं, ठीक है। तो फिर उन दोनों के अंदर हमने डिफरेंस कैसे रखना है। डिफरेंस रखने के लिए हमने देखना है, हम लोग लोअर नंबर लिमिट को दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट से माइनस करवा देंगे। उन दोनों को माइनस करवाएंगे तो जितने नंबर आएंगे तो उतनी आपने अपने ग्रुप के अंदर क्लास के अंदर डिफरेंस रखना है। दो या दो जमातों की बालाई हद या दो जमातों की ज़ेरे हद का फ़र्क जमायती वक्फा कहलाती है। तो अब जो ये डिफरेंस आप निकाल लिया है तो ये दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस कहलाएगा। अगर हम एक ही ग्रुप की ज़ेरे और बालाई हद को फ़र्क मालूम करें तो ये निकलने वाला फ़र्क हमारा दुरुस्त जमायती वक्फा नहीं होगा। यानी एक ही ग्रुप का अगर आपने डिफरेंस निकालना है तो वो गलत हो जाएगा, एक ही ग्रुप के अंदर ही डिफरेंस नहीं निकल सकता। इस मिसाल में एक ग्रुप की ज़ेरे हद 11 है जबकि इस ग्रुप की बालाई हद 20 है। यूँ फ़र्क 11 में से 20 अगर निकालें तो 9 का होगा, जो कि गलत जमायती वक्फा होगा। यानी कि ये इंटरवल नहीं बनेगा, क्लास इंटरवल वाला कॉलम नहीं बनेगा। तो अक्सर हमेशा दो ग्रुप्स को आपस में की लोअर लिमिट्स को माइनस करवाएंगे, तभी आपकी क्लास इंटरवल निकलेगी। इसलिए जमायती वक्फा निकालते वक्त दो ग्रुपों की ज़ेरे हदूद या बालाई हदूद का फ़र्क मालूम करने से ही दुरुस्त जमायती वक्फा मालूम किया जा सकता है। ताहम जमायती वक्फा पहले ग्रुप से लेकर आखिरी ग्रुप तक यकसा होने ज़रूरी है। जमातबंदी दो तरीक़ों से की जा सकती है, जिनमें से एक गैर मुसलसल जमातबंदी का सिलसिला जबकि दूसरा मुसलसल जमातबंदी का सिलसिला कहलाता है। अच्छा, जब इस स्टेप को पढ़ने के बाद अब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमने ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। वो कह रहे हैं कि गैर मुसलसल तरीके से जमातबंदी की जाएगी।
یعنی کہ غیر مسلسل جماعت بندی ڈیسیکریٹ سیریز. اس طریقے سے جماعت بندی کرتے وقت جس عدد پر پہلی جماعت کا اختتام ہوگا، یعنی کہ جس نمبر پر پہلی کلاس کا اینڈ ہوگا، اگلی جماعت اس سے اگلے عدد سے شروع ہوگی. مثال کے طور پر اگر ایک کلاس 16 سے 20 تک، تو اگلی جماعت اس کے اگلے نمبر 20 سے اگلے نمبر 21 سے سٹارٹ ہوگی. اور پھر جتنا بیچ میں کلاس کے اندر آپ نے ڈفرینس رکھا تھا، پھر اسی ڈفرینس کے بعد آپ نے اس کا اینڈنگ ہائر لمٹ رکھنی ہے. پھر اس سے اگلی جماعت بھی اگر جیسے اس کا ہائر لمٹ اس کلاس کی تھی 25، تو پھر انہوں نے اگلا نمبر پھر 26 سے سٹارٹ کیا. اسی طرح آپ کی ساری کلاسز بنیں گی. دیگر مثال میں پہلے جماعت 20 پر ختم ہو رہی تھی، تو دوسری جماعت 21 سے شروع ہو رہی ہے. اسی طرح دوسری جماعت 25 پر ختم ہو رہی تھی، تو تیسری جماعت 26 سے شروع ہو رہی ہے. یہ طریقہ غیر مسلسل جماعت بندی کا طریقہ کہلاتا ہے. گویا ایک گروپ کی بالائی حد اور اگلے گروپ کی زیر حد میں ایک عدد کا فرق ہے. یعنی کہ اگر اگلی کلاس کا دوسری کلاس کے اندر ایک عدد کا فرق ہو، تو وہ کہلاتی ہے ڈیسیکریٹ سیریز. یعنی کہ آپ اپنی کلاس ڈیسیکریٹ سیریز سے بھی بنا سکتے ہیں اور کنٹینیوس سیریز. اب کنٹینیوس سیریز یعنی کہ مسلسل جماعت بندی کیا ہے؟ اس طریقے سے جماعت بندی کرتے وقت جس عدد پر ایک گروپ ختم ہوگا، اگلا گروپ اسی عدد سے شروع ہوتا ہے. گویا ایک گروپ کی بالائی حد اور دوسرے گروپ کی زیر حد ایک جیسی ہوتی ہے. مثلا ایک گروپ 5 سے 10 تک کا ہو، تو دوسرا گروپ 10 سے 15، جبکہ تیسرا 15 سے 20 تک کا ہوگا. اسی طرح کے گروپ بندی میں کیونکہ وقفہ بالکل نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ مسلسل جماعت بندی کا سلسلہ کہلاتا ہے. اب ہم نے کلاسیفیکیشن آف ڈاٹا میں لاسٹ اسٹیپ پڑھا تھا فریکوینسی تعدد بنانا. وہ کیسے بناتے ہیں؟ کسی جماعت گروہ یا مواد میں کوئی عدد جتنی بار آئے وہ اس کا تعدد فریکوینسی کہلاتا ہے. مثلا پرائمری مواد میں اگر ایک عدد 9 بار دہرایا جائے تو اس کا تعدد یعنی کہ فریکوینسی بھی 9 ہوگی. اگر ایک گروپ کی تعداد فریکوینسی 12 ہے، تو اس کا مطلب اس کے گروپ میں 12 اشیاء، افراد یا اراکین شامل ہیں. اب ہم ایک مثال کی مدد سے اوپر دیے گئے تمام شماریاتی تصورات یعنی کہ کنسیپٹ کی وضاحت کرتے ہیں کہ کسی طرح خام مواد یعنی کہ را مٹیریل یا ابتدائی مواد پرائمری ڈاٹا ہر شماریاتی اصولوں کا اطلاق کر کے اسے مختلف شکلیں دی جاتی ہیں. مثلا ایک کالج میں نفسیات کے 80 طلباء نے 50 میں سے درج ذیل نمبر حاصل کیے. اب جیسے یہ ان سب کے 50 میں سے سارے نمبر ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اوپر دیے گئے اعداد و شمار ہمارا ابتدائی مواد ہے یعنی کہ پرائمری ڈاٹا کہلائے گا، کیونکہ یہ کسی آرڈر میں نہیں ہے، بس آگے پیچھے سارے لکھے ہوئے ہیں. ان پر کسی شماریاتی اصول کا اطلاق نہیں ہوا. جس طرح طلباء سے پرچے موصول کیے، ان کو نمبر لگا کر ویسے ہی فہرست بنا لی، لیکن درجہ بالا ابتدائی مواد پر مختلف طریقوں سے شماریاتی اصولوں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. مثلا ان کو سعودی ترتیب یا اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر، جماعت بندی، کلاس گروپس، جدول بندی، ٹیبولیشن، تعدد، تقسیم، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، غیر مسلسل جماعت بندی، ڈیسیکریٹ سیریز، مسلسل جماعت بندی، کنٹینیوس سیریز وغیرہ میں شماریاتی اصولوں کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ فریکوینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بغیر حل کردہ پرائمری ڈاٹا ہوتا ہے. اس میں اب جتنا اس میں ڈاٹا ہے آپ نے اس کو اتنا ہی لکھ دینا ہے، تو وہ فریکوینسی کہلائے گا. تو اس پرائمری ڈاٹا کو آپ ان سب میں سے کوئی سا بھی آرڈر جب آپ دے دیں گے تو وہ سیکنڈری ڈاٹا بن جائے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس کلاس بنی ہوئی ہے پوری ایک. ابھی جو ہم نے کلاس ڈاٹا ڈسٹریبیوشن یعنی ڈاٹا کی کلاسیفیکیشن کو ہم نے ریڈ کیا کہ ڈاٹا کیسے اکٹھا کرتے ہیں. تو اب ہم پورا ایک فارم میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے ڈاٹا کو کلیکٹ کیا، اس کے اوپر سارے اسٹیپس اپلائی کیے، تو ہمارا یہ کیسے فارم میں آ جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کلاسز بناتے ہیں. کلاسز کے اندر ہم یہاں پر لیتے ہیں یہ نمبرز.
क्लास, जैसे अब पहली क्लास स्टार्ट हो रही है 26 से 28 तक, अगली स्टार्ट हो रही है 29 से 31, यानी कि इसके अंदर दी सीक्रेट सीरीज यानी कि गैर मुसलसल जमातबंदी वाला उन्होंने फॉलो किया है रूल। अब जैसे आप ये दूसरी क्लास का एंड 31 पे हो रहा था, तो तीसरी क्लास का स्टार्ट 32 से हो रहा है, 1 नंबर का डिफरेंस भी है। तो इस तरह उन्होंने क्लासेस बना ली, जमात या ग्रुप बना ली। तो उसके बाद उन्होंने टैली कर लिया, यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ी थी कि क्लासेस के बीच के दरमियान जितना नंबर्स का डिफरेंस होगा उनको काउंट करके 26 से 28 तक जितने क्लास आपकी क्लास में नंबर्स का डिफरेंस होगा उतना आपने उसको काउंट कर लेना है, तो आप वो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। अब टैली क्या होता है, यानी कि आपने उनको इस तरह काउंट करके लिख देना है, तो वो टैली होगा। तो ये थी एक क्लास की फॉर्म, जिससे आपको देख के ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आप खुद भी इस तरह बनाकर देखें, प्रैक्टिस करें, तो आपको एक क्लास बाउंड्री बनानी आ जाएगी।